हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। ट्रंप 2.0 बिगिंस। इसका मतलब यह है कि ट्रंप जो कि यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट बने हैं और अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अपना पद संभाल चुके हैं जनवरी 20 को। एज ए यूएस प्रेसिडेंट वो पहले 45th प्रेसिडेंट थे, उसके बाद में यूएस में बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आया और अब जो है ट्रंप दोबारा से अब उन्होंने अपनी सरकार बनाई है और इलेक्ट किए गए हैं एज अ 47th यूएस प्रेसिडेंट। बट सवाल यह है कि जो उन्होंने स्पीच दी, उस स्पीच का जो विजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी उन्होंने उस स्पीच में कहा वो चीज रिफ्लेक्ट करती है उनका विजन, और वो विजन कैसे उनके लिए गोल्डन एज ला सकता है, बट शायद आपको वर्ल्ड ऑर्डर पे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर जो उनका विजन है कहीं उनके साथ में डिस्ट्रक्शन ना कर दे और बाकियों के लिए गोल्डन एज ना ले आए। इन सारों के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो स्पीच से उनका विजन दिखता है, जिसके बाद में उन्होंने काफी लगभग 100+ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। उससे जो विजन है वो अब रिफ्लेक्ट होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम ये जानेंगे कि इन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर पे, और साथ साथ में स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में हम क्या देखेंगे। हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हालांकि काफी वीडियोस कवर कर चुके हैं, बट हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ही वो प्रेसिडेंसी पे रिटर्न करते हैं, यानी कि अपना कार्यभार संभालते हैं, तो एक लंबा अराउंड 30 मिनट का स्पीच होता है जो कि उनके द्वारा दिया जाता है। उसमें हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे बातें करी, और जब जैसे ही वो अपना 47 प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, तो जो इनॉग्रेशन होता है, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, उसके जस्ट बाद में पीएम मोदी जो है डियर ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं 47 प्रेसिडेंट बनने पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो स्पीच शुरू करते हैं तो सबसे पहला फैक्ट वो ये बोलते हैं कि अब से अमेरिका की गोल्डन एज की शुरुआत होती है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से वो ये कहना चाहते थे, इट्स माय ओपिनियन, कि पहले गोल्डन एज नहीं था अमेरिका का, अब जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तो जो है गोल्डन एज ऑफ अमेरिका शुरू होगा। ये उनका विजन है, जिसमें वो कहते हैं कि आने वाले टाइम पे पूरा वर्ल्ड हमें रेस्पेक्ट करेगा, हमारी कंट्री फ्लरिश करेगी। जिस तरीके से हमारा पास्ट में एडवांटेजेस लिया गया है, वो आने वाले टाइम पे वो एडवांटेजेस नहीं रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी गोल्डन एज के तहत वो कहते हैं आई विल पुट द अमेरिका फर्स्ट। जिस तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, या साथ साथ में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं ऐसा नेशन बनाऊंगा जिसके लिए आप सब लोग प्राउड फील करेंगे, ऐसा नेशन जो कि प्रॉस्परस होगा, ऐसा नेशन जो कि फ्री होगा। हम अभी सिर्फ विजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद में मैं कैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ये सारा विजन रिफ्लेक्ट होता है उसके बारे में बात करता हुआ नजर आऊंगा। बट उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि ही विल पुट अमेरिका फर्स्ट, जो उन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, बट साथ साथ में वो चैलेंजेस की बात करते हुए भी नजर आते हैं कि क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे आने वाले टाइम पे, राइट। तो हम चैलेंजेस की बात करने से पहले यूपीएससी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम, जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। पहले ये कोर्स 14,999 में था, अब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है 11,999 में। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हो तो आप अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो हमारे सारे टीचर्स के साथ में मिलके आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बना सकते हो जिससे कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ, राइट। और अगर आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यूपी अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ, साथ में है अश्योर्ड सक्सेस। लेकिन इस कोर्स को अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप यूवी पाजी वाला यूवी एंड 50 यूज करना मत भूलिएगा। अब अश्योर्ड सक्सेस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने 2026 के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लिया और आप किसी कारणवश 2026 का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम आपको देंगे 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। मान लीजिए आप कोचिंग जाते हैं, आप 1 साल का पैसा देते हैं, जैसे आपका कोचिंग खत्म, टेन्योर खत्म, आपका पैसा खत्म, आपकी कोचिंग खत्म। वैसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप किसी कारणवश 2026 का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं,
तो हम आपके साथ में 1 साल और बने रहेंगे, आपको और मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आपको 400 आवर्स प्लस वॉच टाइम बिताना होगा अन अकेडमी पे, आपको 25 प्रीलिम्स टेस्ट लाइव लिखने होंगे, 15 मेंस टेस्ट लाइव लिखने होंगे, आपको एडमिट कार्ड टाइम पे सबमिट कराना पड़ेगा और आपको 18 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट एक चीज जो मैं बताना भूल गया आपको इस वाले प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम में, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो जो मेंस की प्रिपरेशन होगी वो होगी एब्सोल्युटली फ्री, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। इस स्क्रीन को देखने से पहले आपको चैलेंजेस समझने पड़ेंगे। वो चैलेंजेस में सबसे पहली बात करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया, किस तरीके से आपको डिपार्टमेंट में करप्शंस देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से वहां की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो फेल रही हैं क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स को कभी प्रायोरिटी में रखा। वो रिफ्लेक्ट होती है डोनाल्ड ट्रंप के विजन में कि मैं H1B वीजा में और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स को प्रायोरिटी मिले। दूसरा फेलियर रहा है फॉरेन पॉलिसीज में। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चली आ रही है वहां पे यूएस कुछ नहीं कर पा रहा, ज्यादा से ज्यादा वॉर को नहीं रोक पाया। इजराइल और गाजा की वॉर थी, यानी मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाया। लेकिन जैसे ही पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो आपको देखने को मिला कि वहां पे सीज फायर डील हो गई है, हालांकि वो अभी टेम्पररी है। फिर उसके बाद में वो बात करते हैं कि जिस तरीके से डाइवर्स कम्युनिटीज हमारे यहाँ पे रहती हैं तो उनको एक साथ रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ साथ में ब्लैक वोटर्स और हिस्पैनिक वोटर्स का जो है वो बहुत ज्यादा थैंक्स करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिखाया है उस सपोर्ट के लिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। और अगर मैं बाकी चैलेंजेस की बात करूं तो किस तरीके से जो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करेंगे, कौन से चैलेंजेस, इलीगल इमिग्रेंट्स वाले चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस जिस तरीके से मैक्सिको से जो है वहां अमेरिका के अंदर या वेनेजुएला से होते हुए मैक्सिको से होते हुए अमेरिका के अंदर ड्रग्स एंटर कर रहे हैं और वहां की सोसाइटी को वीकन कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए हैं। ये सारे वो चैलेंजेस बताते हुए नजर आते हैं कि मैं ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेके आऊंगा क्योंकि मैं ये चैलेंज लगते हैं। फिर वो बात करते हैं एनर्जी और इकोनॉमी की। जब एनर्जी की बात करते हैं तो वो ये साफ साफ कहते हैं कि मैं आने वाले टाइम पे न्यू ग्रीन डील को एंड कर दूंगा। जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने थे, यानी कि एक प्रोविजन है कि 2030 तक अमेरिका में हाफ ऑफ द व्हीकल्स मस्ट बी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको वो रिवोक करेंगे। साथ साथ में ये चीज उनकी अलाइन करती है कि आने वाले टाइम पे वो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन करते हुए नजर आएंगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, और उसका एक्सपोर्ट्स भी दोबारा से शुरू करेंगे। वो ये कहते हैं, बोलते हैं कि मैं इन्फ्लेशन जो है उसको कॉम्बैट करूंगा, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको रिवाइव करूंगा, जैसा कि बाहर की जो कंट्रीज हैं हमारे मार्केट में जब एंटर करती हैं, यानी कि उनके जो प्रोडक्ट्स एंटर करते हैं वो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स चल नहीं पाते। तो ये सारी चीजें, ये सारे चैलेंजेस, और साथ साथ में वो कल्चरल इश्यूज पे भी बात करते हुए नजर आते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में सिर्फ 2 जेंडर हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। और फिर उसके बाद में जो बर्थ राइट सिटीजनशिप से भी रिलेटेड इशू है उसके बारे में भी बात करते हैं। काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और फिर आते हैं वो अगले चैलेंज पे कि मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको को, इनका सिर्फ एक सपना है कि अमेरिका के सिटीजन्स जो हैं उनकी वो प्रायोरिटी पर रहें, अमेरिका हमेशा से फर्स्ट पे रहे, गोल्डन एज जो है वो अमेरिका के अंदर आए, चाहे से दुनिया में कुछ भी हो, राइट। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इस विजन से आप ये सोच सकते हैं और आगे हम बात भी करेंगे। वो बोलते हैं कि मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है वो गल्फ ऑफ क्या नाम है अमेरिका कर दूंगा, अगेन ग्रेटर अमेरिका बनाना। तो कहीं ना कहीं ये इशू क्या होगा, मैक्सिको के साथ में बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, मैक्सिको के साथ में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। फिर जो माउंटेन पीक है नॉर्थ अमेरिका में जिसका नाम देनाली है, उसका ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने नाम चेंज कर दिया था, देनाली जो कि वहां का नेटिव नेम है, उसका नाम वो जो है वो माउंट मैकनली के नाम पे रखेंगे, जो कि 1917 में प्रेसिडेंट थे, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मार्स के ऊपर यूएस का झंडा फहराया जाएगा और हमारा मकसद है कि हम यूएस एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे लेके जाएं, जिसमें कि आपके जो एलन मस्क हैं और जो जेफ बेजोस हैं वो इस डिक्लेरेशन की बहुत प्रोत्साहित, बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं, बहुत एनकरेजमेंट फील करते हैं। एंड आप जैसे वीडियो में देखोगे कि उन्होंने थम्स अप भी शो किया था, इस तरीके से हम आपको देखने को मिलेंगे। ये उनके चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस अब आप उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में देखोगे। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है कि जो सदर्न बॉर्डर है यूएस की, वहां पे आपका नेशनल इमरजेंसी यानी कि नेशनल बॉर्डर इमरजेंसी डिक्लेयर करना, जिसमें कि पहली चीज तो ये होती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी एंट्री बंद है, जो भी लोग आ चुके हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, राइट। आप ये समझिए, इलीगल, आप पहले ये समझिए कि क्या हुआ है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी एंट्री बंद है, जो ड्रग कार्टेल्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। साथ साथ में इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट की एंट्री बंद कर दोगे तो असाइलम में इशू आएगा, राइट।
आपने ऐसी कुछ कंपनीज को भी अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जो कि ह्यूमन के वेलफेयर में काम कर रही है, तो वहां कहीं ना कहीं इशू आएगा, राइट। सारी की सारी ड्रग कार्टल्स तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो सिर्फ अगेंस्ट ही काम कर रहे हो। कुछ ऐसे ड्रग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं जो कहीं ना कहीं वेलफेयर में भी काम कर रही होती है। फिर उसके बाद में आप मिलियंस ऑफ पीपल को डिपोर्ट करोगे। और इन्होंने कहा कि इस इमरजेंसी के तहत मैं बॉर्डर्स पे ट्रूप्स को स्टेशन करूंगा, राइट, जिससे कि सिक्योरिटी मैं इंश्योर कर सकूं। तो वहां पे भी आपके रिसोर्सेज जाएंगे। तो पूरा का पूरा यह है कि पूरी बॉर्डर को सिक्योर करना, जो कि उनका एक सपना था। क्या सपना था? कि मैं इस नेशन को फ्री बनाऊंगा, प्रॉस्परस बनाऊंगा, लोग प्राउड फील करेंगे और अमेरिकन सिटीजन्स प्रायोरिटी पर रखेंगे। जिस तरीके से ड्रग्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी सोसाइटी वीकन हो रही है, राइट। और जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन होने की वजह से आपको क्राइम रेट भी बढ़ता हुआ वहां पे दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और इसका इंपैक्ट वर्ल्ड पे, अमेरिका पे क्या इंपैक्ट होगा मैंने बता दिया, वर्ल्ड पे इंपैक्ट होगा कि बाकी सारे नेशंस भी इसी राह पे चल पड़ेंगे कि हम भी इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेज देते हैं। असाइलम का, इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑब्वियसली बात है डिपोर्ट करना चाहिए, बट उसमें असाइलम का जो इशू है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कार्टल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट। तो मैक्सिको जो है वो साफ साफ ये कहता है कि अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करते हुए कि जिस तरीके से उन्होंने लेबल किया है कार्टल्स को एज अ टेररिस्ट, दैट इज नॉट अ राइट स्टेप। और दोनों नेशंस के बीच में जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, यानी कि जो पेरिस डील है, पेरिस एग्रीमेंट है, उससे मैं विड्रॉ करूंगा। और ये यूएन को एक्सप्लेन भी करते हैं कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूं। अब एक बात, मेरी बात समझिए, अगर ग्लोबल लेवल पे यूएस की बात करूं कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, दैट इज 11%। मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे 100% अगर है तो 11% यूएस देता है। सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर है आफ्टर चाइना। और अगर वो डब्ल्यूएचओ से पेरिस एग्रीमेंट से या पेरिस क्लाइमेट डील से अगर वो विड्रॉ कर देगा, जैसे वो पहले भी करते हुए आए हैं, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, तो पहली चीज, एक तो ग्लोबल लेवल पे जो हम स्टेप्स ले रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने का या फिर ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का, वो जो डैमेज है उनको कहीं ना कहीं हर्ट होगा। सेकंड, बाकी नेशंस भी इसी राह पे चल पड़ेंगे। तो पहली चीज, जो आपको असाइलम ह्यूमैनिटी वेलफेयर था, वहां पे भी वर्ल्ड आपके लेवल पे चल गया, तो एज ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है। यहां पे आप क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप स्टेप नहीं ले रहे हो। और यही चीज अलाइन करती है उनके एक स्टेप से, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं प्रोडक्शन ऑफ गैसेज और फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो ये चीज उनको अलाइन करती है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कोई उन्हें ये ना कहे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, आप पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। नहीं, वो कोई इन चीजों को सुनना ही नहीं चाहते, या फिर आप कह सकते हो इस चीज से वो रिलेट ही नहीं करते। और यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल लेवल पे जो हमारे एफर्ट्स रहे हैं उनको डैमेज किया जाएगा। फिर वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड कर देते हैं, राइट। वो बोलते हैं वो लोग, वैसे तो ऑटोमेटिकली जो भी बच्चा पैदा होता है उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल जाती है, और उसके बाद में ये जो है प्रोटेक्टेड है 14th अमेंडमेंट से। तो उन्होंने बोला 14th अमेंडमेंट को लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, और अब मैं जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड करता हूं। चाहे से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या फिर इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलेगी, या फिर कोई जो लोग टेम्पररी बेसिस पे यूएसए में रह रहे हैं उनके बच्चों को नहीं मिलेगी। ये चीज वो कहते हुए नजर आते हैं, जहां पे वही बात है, अगेन मोस्टली अमेरिकन सिटीजन्स को प्रायोरिटी देना। और अगला है डब्ल्यूएचओ को लीव करना, और वो ये कहते हैं कि मैं डब्ल्यूएचओ को इसलिए लीव कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक को मिस हैंडल किया। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि यूएस जो है वो लार्जेस्ट फंडर है व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यूएचओ। 1/5 ऑफ द टोटल बजट जो है डब्ल्यूएचओ का वो यूएसए की तरफ से आता है। और कहीं ना कहीं जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो कह सकते हो, काफी साइंटिस्ट ने भी कहा है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिजास्टरस, इट इज गोइंग टू बी वेरी डैमेजिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। क्योंकि डब्ल्यूएचओ काम करता है आपका डिजीज से आपको कैसे प्रिपेयर करना है, पेंडेमिक से कैसे प्रिपेयर करना है, वैक्सीन में कैसे काम करना है, बाकी सारे साइंटिस्ट को एक साथ लाके कैसे ग्लोबल एफर्ट्स करने हैं जिस तरीके से हम डिजीज या फिर पेंडेमिक का प्रिवेंशन कर सकें। वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाले, देनाली यानी कि जो मैंने आपको बोला था माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसके बारे में बात करते हुए नजर आए। ऐसे ही वो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम अब फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन करेंगे, हम गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे, इनको एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि रेस्ट्रिक्शन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया हुआ था। अब बात यही है कि फॉसिल फ्यूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, और जो क्लाइमेट पॉलिसीज थी जिसमें कि हम इन चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे उसको रोल बैक किया जाएगा। और उसी डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो बोला गया था उसको भी रिवोक कर लिया है कि 2030 तक आपके हाफ ऑफ द व्हीकल्स कौन से होने चाहिए, हाफ ऑफ द व्हीकल्स आपके होने चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसी के साथ साथ में
उन्होंने फ्री स्पीच की बात करी कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया जहां पे बोला कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्टोर करूंगा और जो भी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा रखी है मैं उसको अवॉइड करूंगा, मेरे कार्यकाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच चलेगा। क्योंकि बाइडेन के टाइम पे वो ये कहते हुए नजर आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफी सप्रेस किया गया था। और ऐसे ही जो 78 बाइडेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उनको वो विड्रॉ कर लेते हैं, चाहे वो रेशियल इक्विटी से रिलेटेड हो या फिर गे और जो ट्रांसजेंडर पीपल थे उनके डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो। और क्यों ये चीज कहां रिफ्लेक्ट होती है? ये चीज रिफ्लेक्ट होती है जब उन्होंने बोला कि सिर्फ दो ही जेंडर हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ में ये चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोला कि सिर्फ दो ऑफिशियल जेंडर्स हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो कि जो बाइडेन की पॉलिसी थी उसको रिवर्स कर देते हैं। साथ साथ में जो लोग जब 2021 में इलेक्शंस हुए थे, राइट, जब 2021 में इलेक्शंस हुए थे यूएस के प्रेसिडेंट के, जब बहुत ज़्यादा आरोप लगाए थे आपके डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये इलेक्शन रिग्ड है, ये कंट्रोवर्सी से भरे हुए हैं, और फिर जो पास्ट गवर्नमेंट थी बाइडेन की, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जाम लगाए कि इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की है इलेक्शंस को अपनी तरफ डालने की। और उस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट, राइट, इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जो समर्थक थे वो कैपिटल हिल पे क्या कर देते हैं, धावा बोल देते हैं उस टाइम पे। तो उनको भी अब जिनको लोगों को डिटेन किया गया था उनको भी पार्डन कर दिया जाएगा, यानी कि माफी दे दी जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि उनकी स्पीच से क्या विजन निकल के आता है, वो विजन कैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होता है और कैसे ये इंडिया और ग्लोबल वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि आने वाले टाइम पे आपको मैक्सिको के ऊपर, आपको चाइना के ऊपर, आपको कनाडा के ऊपर टैरिफ तो दिखेंगे, बट इंडिया, रशिया और ब्रिक्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर आप डॉलर से मूव होते हैं अवे, यानी कि आप डी डॉलराइजेशन करते हैं, आप डॉलर का यूज नहीं करते हैं ग्लोबल ट्रेड में, तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो है गोल्डन एज हो सकती है अमेरिका के लिए, बट दिस इज गोइंग टू बी एन एज ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर अमेरिका ऐसे स्टेप्स लेता है इन फ्यूचर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो लोगों से रिलेटेड हो, चाहे देशों के साथ रिश्तों में रिलेटेड हो। कहीं आप अमेरिका फर्स्ट करने के चक्कर में पूरे ग्लोबल लेवल पे आप तहलका ना मचा दो या फिर कोहराम ना मचा दो, वो चीज़ है। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आरएम 2026 है, जिसका इंग्लिश बैच है जो कि 30 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। सेम इग्नाइट बैच है, सेम आपका शिखर बैच है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा UV50। और अनअकैडमी आपके लिए क्या है, जनवरी 26 को, राइट, रिपब्लिक डे के दिन आपके लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक पा सकते हैं। लेटेस्ट यूपीएससी सीएसई पैटर्न है जिसको क्यूरेट किया जा रहा है हमारे एजुकेटर्स के द्वारा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। ऐसे लेक्चर्स जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको लगता है किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इन्हें शेयर कीजिए और ऐसे ही कंसिस्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शबक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया।